नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भैया बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो भैया आज किस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसका आज हम लोग हल करने वाले हैं। एकदम जबरदस्त तरीका से, एकदम बारीक तरीका से आप लोग को सभी प्रश्न जो है समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में टोटल जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है आप लोग का वो हम लोग हल करने वाले, एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इससे पहले सामाजिक विज्ञान एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को पढ़ा ही रखे हैं। फटाफट से आप कहिएगा सर ये सब तो बताए ही थे। ओके, तो भाई वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। क्यों भाई? क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में इससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए तो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है। ओके, तो शुरू करें। चलो भाई शुरू करते हैं। अब देखो पहला प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है। इनमें से कौन जैविक संसाधन है? तो जैविक संसाधन किसको कहते हैं बच्चा? जिसमें जान हो। सिंपल सी भाषा में आप लोग को पढ़ाता हूं, सिंपल सी भाषा पढ़ाता हूं ना, जिसमें जान हो उसको क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। तो बच्चा बताओ, मछली में जान है? जी बिल्कुल है। पेड़ में जान है? जी बिल्कुल है। यहां पे मानव में जान है? जी बिल्कुल है, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो यहां पे कह रहा है इनमें से कौन से जैविक संसाधन नहीं है। बच्चा प्रश्न को पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मिट्टी में जान है? नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो बच्चा आपके किताब में दे रखा है 33.3%, ठीक है, और यहां पे आंसर है 33%। तो मारिए ना फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। कह रहा महानदी पर कौन सा बांध है? महानदी पर कौन सा बांध है? ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पे है। किस पे? सतलज नदी पे है, ये सतलज नदी पे है। और ये रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पे ही है, रिहंद नदी पर ही है। और आपका जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे है। कहां पे है? महानदी पे है। तो बच्चा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। टेक्सोल क्या है बच्चा? टेक्सोल के बारे में मैंने आप लोग को बताया। टेक्सोल जो होता है औषधि होते हैं, पेड़ पौधा होते हैं, जिससे जो है कैंसर रोधी दवाई बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर रोधी दवाई। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है? तो बच्चा धात्विक खनिज किसको कहते हैं? जिसमें धातु होता है उसको धात्विक खनिज, जिसमें अधातु, ऐसा खनिज जिसमें अधातु पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो धात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है। तो धातु देखिए बॉक्साइड में होगा, क्रोमाइड में होगा, निकेल में होगा, लेकिन ग्रेफाइट क्या है बच्चा? अधातु है। क्या है? अधातु है। तो राइट आंसर यही ना हो जाएगा। कह रहा इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा इनमें से कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? गोंडवाना पढ़ाए थे ना बच्चा। गोंडवाना जो है 96% जो है कोयला क्षेत्र जो है भारत का है। सबसे अधिक कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है। और ये जो होता है टर्सरी, ठीक है, टर्सरी जो होता है इसमें जो है सिर्फ 4% कोयला पाया जाता है। और ये इसकी जो कोयला की जो क्वालिटी होती है खराब होती है। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन यहाँ पे है कि झारखंड में जो है सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पे झारखंड में पाया जाता है। कह रहा है यहाँ पे टर्सरी कोयला भंडार क्षेत्र कहाँ पे है? तो आपका हो जाएगा बच्चा मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा है इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो बच्चा आप लोग देखो यहाँ पे यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम, ये सब तो है ही नहीं। कौन सा है? बॉक्साइट जो है नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां नंबर। भारत का कुल कितना डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में जो है बांटा गया है बच्चा? तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आप लोग का ना अभी ये परीक्षा ही समझिए आप लोग। और आप लोग मेरे आंसर करने से पहले ना आप लोग क्या करो, आंसर को किया करो आप लोग। ओके, तो जल्दी से भाई आप लोग जो है
कमेंट करके बताओ कि इतने प्रश्न जो आप लोग को मैंने बताया, ठीक है, जितने प्रश्न अभी आप लोग को मैंने बताया उसमें से कितने प्रश्न का आंसर आप लोग जानते थे। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर तो स्पीड में हम लोग चलेंगे ही। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक एक प्रश्न करवा देंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोग का, ठीक है। देखो, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? असम में बाढ़ का कौन सा नदी है जो असम में बाढ़ आता है? तो बच्चा ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य में? ये तरुण भारत एनजीओ जो है ये क्या करता है? पानी को संचित करता है। क्या करता है? पानी को संचित करता है। तो पानी संचित करने की ज्यादातर किस राज्य में जरूरत है? तो बच्चा याद रखना, राजस्थान में। राजस्थान जो है मरुस्थलीय, वहां पे पानी की कमी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो बच्चा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन होता है ना बच्चा, 100 तो नहीं बोलेंगे लेकिन 98% जो है ऑल ऑफ दीज वाला प्रश्न जो है सही रहता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है बच्चा 12 नंबर। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस शहर में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है ना? हाँ, तो ये अपने बिहार में है। कहां पे है? बिहार में। बिहार में किस जिला में बच्चा? रोहतास में। किस जिला में? रोहतास में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो बच्चा मैंने आप लोग को ग्रीन बुक के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रवि फसल है? रवि फसल बच्चा जानते हो ना, रवि फसल गेहूं। आपका क्या होगा? गेहूं हो जाएगा राइट आंसर। अब बच्चा एक और प्रश्न है कि चावल सर्वाधिक कहां होता है? चावल जो है सर्वाधिक कहां होता है? तो केरल आंसर कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पे सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है भाई? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो आपने बच्चा फटाक से चूना पत्थर नहीं कर देना है। आपको मैंने बताया कि कोयला भी है, उसका क्या है? कोयला भी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो आप लोग जान रहे हैं, आपके बुक में भी है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है बिहार बोर्ड वाला बुक में नहीं दे रखा है। लेकिन जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो एल्यूमिनियम भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे 16 नंबर है बच्चा। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल परियोजना का संबंध बच्चा किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र और गोवा तो जानते ही थे, तो इसमें क्या मार देंगे? इनमें से सभी मार देंगे। केरल आप नहीं जान रहे तो बीच रास्ते में पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। दो ऑप्शन जान रहे कि दो ऑप्शन सही है तो तीसरा तो ऑलरेडी होगा ही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 1992 में मतलब 1992 में रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो क्या हुआ था? तो बच्चा इस दिन जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बच्चा भारत में जो है सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 19 नंबर। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया था? जल से विद्युत, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र मतलब जल से जो है विद्युत को उत्पादन करना जल विद्युत संयंत्र कहलाता है। तो बांध बनाया जाता है, टरबाइन लगाया जाता है और बांध से उधर से जो पानी का जो ढलान निकलता है जिससे टरबाइन घूमती है, जिससे क्या होती है बच्चा? बिजली उत्पादित होता है। तो सबसे पहले दार्जिलिंग में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। करा बिहार में उर्वरक कारखाना कहां है? बिहार में बच्चा उर्वरक कारखाना कहां है? तो याद रखना आप लोग बरौनी में। कहां पे? बरौनी में। और तापीय विद्युत संयंत्र कहां है? तो बरौनी में ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 21 नंबर। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? सूखे के लिए कौन जिम्मेदार होगा? भाई बाढ़ ऑप्शन नहीं होगा, आप लोग का ध्यान बाढ़ पे था, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन होगा बच्चा वो होगा वर्षा की कमी से क्या हो जाता है? सुखाड़ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय, जलाशय का मतलब हो गया जहां पे पानी ही पानी रहे, ठीक है। करा सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है किससे? तो नर्मदा नदी से है भाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, वहां पे बताया था। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा जून 2023 में भारत की कौन सी चक्रवात आई थी? जून 2023 में भारत में कौन सी चक्रवात आई थी? तो बच्चा आप लोग को मैंने बता रखा था बिपरजॉय,
क्या बताया था? बिपरजॉय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चा। कह रहा 24 नंबर में पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग है, तो बच्चा प्राथमिक पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? बच्चा अभी जो वीडियो देख रहे हो ना, वो किस फोन से ही देख रहे हो ना, टीवी में तो नहीं देख रहे हो। आज किसी को फोन करना है, गेम खेलना है, हर चीज आपको कहां मिल जाता है बच्चा? फोन में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। लोकप्रियता साधन क्या हो गया? मोबाइल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। कह रहा कलकत्ता कारपोरेशन, ठीक है, कारपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ था? बच्चा मैंने आप लोग को पढ़ा रखा था ना हिस्ट्री में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? तो बच्चा पूरे अगर मैं बात करूं, यूरोप क्या है? एक महादेश है, और महादेश के अंतर्गत ही क्या आता है? फ्रांस आता है। और फ्रांस में 1789 में क्रांति होती है। ठीक है, राष्ट्रवादी क्रांति वहीं से शुरू होता है, जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति। और उस समय वहां के राजा जो थे, कौन थे? लुई 16वां थे। कौन थे? लुई 16वां थे। तो इससे जो है जनता बहुत ज्यादा नाखुश रहते थे। ये बड़ा दुराचारी, अत्याचारी, निरंकुश बात, जो गाली देना इसको दे दो। ठीक है, उस प्रकार के ही ये व्यक्ति थे। कौन? लुई 16वां जो थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वहां के लोग जो थे लुई 16वां को फांसी पे चढ़ा के मार दिए। उस समय फ्रांस पे जो है लगभग 5-7 साल जो है किसी का शासन नहीं रहा, जनता ही वहां पे शासन कर रहे थे, अपने अनुसार चल रहा था। तो उसके बाद 1804 ईस्वी में किसका एंट्री होता है? नेपोलियन का। नेपोलियन वहां पे जो है, नेपोलियन क्या था? एक सेनापति था। क्या था? एक सेनापति था, जो कि फ्रांस को युद्ध में जिताया भी था। तो इसके बारे में अगर कहानी बताए तो फिर तो और बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राइन राज संघ की स्थापना किसने किया बच्चा? तो राइन राज संघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बच्चा अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने लिखा। किसने लिखा? लेनिन ने लिखा। ये सब आंसर मुंह में रखना है। क्या है? मुंह में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा कि लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना किया? लाला हरदयाल। तो भैया गदर कहां गया मूवी? गदर मूवी कहां गया? इधर गया। गदर पार्टी में ठोक दो। लाला हरदयाल जैसे देखना तो गदर पार्टी में आपको टिक मार देना। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा ई था, सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ था। आंसर देखो देखो, इस तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, उस प्रकार से आप लोग भी टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी फास्ट में आप लोग को बता रहा हूं, कोई बात नहीं है, आप लोग भी मार सकते हो। जो मैंने पढ़ाया है ना पीछे, आप लोग का हिस्ट्री का लगभग जो है 3 से 4 अध्याय कंप्लीट हो चुका है, सिविक्स खत्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स आप लोग का खत्म हो चुका है, ज्योग्राफी अभी चल रहा है, कुछ और बाकी है तो उसको भी हम लोग निपट लेंगे, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं। बस वीडियो आप लोग जो है कंटिन्यू देखा करो, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इसको टिक करते चलिएगा, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? मार्टिन लूथर की जो है कृति है। तो मार्टिन लूथर जो है 5 गो थीसिस लिखा था। थीसिस, ठीक है, तो 5 9 थीसिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं भैया। तो ये बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जैसे देखते हैं बंगाल गजट, तो ये जो थे बंगाल के रहने वाले थे, रविन्द्रनाथ टैगोर में ठोक दीजिएगा, है कि नहीं? नहीं करना ऐसा। कहां ठोकना है? जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की में आंसर ठोकना है, क्योंकि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ए हिक्की ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। यूनान इनमें से किस देश का अधीन था? यूनान जो था किसके अधीन था? तुर्की का वहां पे शासन चल रहा था। तुर्की वाला जो था बदमाशी कर रहा था, किसके साथ? यूनान के। तो यूनान के अधीन कौन थे भाई? यूनान किसके अधीन थे? तुर्की के अधीन थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 36 नंबर प्रश्न है भैया। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी
ने कौन सा स्थान चुना? तो भैया गांधी जी ने सबसे पहले साबरमती से पद यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है, ध्यान से समझना, पद यात्रा की शुरुआत की थी अपने 50-60 मित्रों के साथ, वो पैदल जाने का सोचा था। और कितने किलोमीटर? 240 किलोमीटर लगभग जो है वो तय करना चाह रहे थे। कहां से? साबरमती से। कहां से? साबरमती से जो है वो लोग तय करना चाहते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। और प्रत्येक दिन जो है एक दिन में 10 किलोमीटर की दूरी वो लोग तय करते थे। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे? दांडी में आते हैं। ठीक है, दांडी यात्रा वहीं से शुरू होती है ना, तो दांडी आते हैं। तो आप देखो यहाँ पे दोनों चीज दे रखा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। दांडी में आके उसने नमक आंदोलन को तोड़ा था। नमक पे क्या किया था अंग्रेज लोग? देखो नमक तो हर कोई खाता है भाई, वो अमीर हो या गरीब हो या निर्धन हो या जो हो, लड़का हो या लड़की हो या औरत हो या मर्द हो, सबको नमक चाहिए। बिना नमक के देह करेगा फक फक। ठीक है, फक फक मतलब शरीर, मतलब हिलना डोलना होता है, समझे कि नहीं? आइए, तो ये हो गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया भैया? तो दास कैपिटल को कहा गया समाजवादियों का बाइबल। ठीक है, अब कहेंगे समाजवादियों का बाइबल तो सर दास कैपिटल को कहा गया, बट लिखा इससे किसने? तो इसका आंसर लिख लेना है कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल। नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? सिंगापुर का जो उदय हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र जो था सम्मिलित नहीं हुआ था? वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी के लगभग हुआ था। ठीक है, जब नेपोलियन को मार दिया गया था। तो भाई ये जो था कौन नहीं आया था? जर्मनी जो है, जर्मनी राष्ट्र नहीं शामिल हुए थे। अब देखो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। बंबई राज्य का विभाजन कर देने से दो राज्यों का गठन हुआ, तो दो राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है 42 नंबर। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? तो 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आप लोग बोलिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1993 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग कि 44 नंबर में है चुनाव आचार संहिता जो लागू होता है। आचार संहिता जानते हैं? जैसे कि आप किसी भी कार्यक्रम में या अपने दोस्त के चारों के साथ आप कहीं नहीं जा सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, उसको कहता है आचार संहिता लागू हो गया। ठीक है, अकेले आपको कहीं जाना है तो अकेले जाना है, तो ये चुनाव के समय में लागू किया जाता है ताकि प्रचार उचार नहीं करे लोग सही से। ठीक है, जो एक टाइमिंग होता है उसी में आप प्रचार कीजिए, और जो 2 दिन बचता है उसी में आचार संहिता लागू हो जाता है। तो इसका कौन करता है? ये लागू चुनाव आयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, कितने स्तरीय हैं? त्रिस्तरीय हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय हैं। अगर मैं बात करूं, आप लोग को पढ़ाए थे ना कि देखो केंद्र में जो है केंद्र सरकार होते हैं, केंद्र में पूरे भारत पे किसका सरकार? केंद्र सरकार की सरकार होती है। दूसरा कि राज्य सरकार जो होता है, राज्य सरकार जो होता है सिर्फ एक राज्य पे वो शासन करता है। जो क्षेत्रीय होता है उसका एक क्षेत्र होता है, जो क्षेत्रीय सरकार होते हैं उसका एक क्षेत्र होता है। ओके, आ जाओ। बिहार में पंचायती राज संस्था जो है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, 3 स्तरीय। अब देखो भैया ये 46 नंबर है। आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो भैया याद रखना है, नाम देख के आप नेपाल की दौर नहीं जाइएगा। ये जो भूटान है भैया, ये भूटान जो है सबसे विश्व का सबसे गरीब देश है। गरीब देश अगर बात करें तो कौन? भूटान। और नेपाल जो है आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल जो है गुलाम नहीं हुआ किसी भी देश का, ये गुलाम नहीं रहा है। म्यांमार, इसका क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। राइट आंसर आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो म्यांमार। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी मिशेल बेचलेट।
ठीक है, बाचेलेट, इसका नाम ही कुछ अलग टाइप का है। आइए अगला प्रश्न है 48 नंबर, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य जो है निर्भर करता है? लोकतंत्र का भविष्य इसी प्रकार से, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो अपना देश भारत है। भारत में जो है नागरिक को सभी प्रकार का अधिकार मिलता है। अगर कोई गरीब है तो वो गरीब भूख के वजह से नहीं मर सकते हैं। ये जो है लोकतांत्रिक देश की जो नीति होती है, ठीक है। तो लोकतंत्र का जो है भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो ये निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करता है, जातिवाद चुनाव पे निर्भर नहीं करेगा। ये सभी धर्म समुदाय के लोग जो है इसमें भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए 49 नंबर पे आते हैं, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या जो होती है 550 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 50 नंबर, इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया भाई? प्रत्यक्ष का मतलब हो गया डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया इनडायरेक्ट। तो अप्रत्यक्ष की बात अगर हम लोग करें, कहां गए भाई? हाँ, और प्रत्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो यहां पे केंद्र पे कौन है? मोदी जी है। मोदी सरकार जो है पूरे भारत पे क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। राज्य में कौन है भाई? नीतीश कुमार जी है ना। राज्य सरकार जो है एक राज्य पे शासन करता है और जो एक स्थानीय सरकार होता है, ठीक है, एक स्थानीय सरकार होता है जो स्थानीय रूप से एक क्षेत्र पे कार्य करता है, शासन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रत्यक्ष की अगर मैं बात करूं, प्रत्यक्ष में जो है डायरेक्ट वहां पे क्या होते हैं? केंद्र सरकार बनते हैं। क्या बनते हैं वहां पे? केंद्र सरकार बनते हैं। तो वो कौन सा देश है भाई? स्विट्जरलैंड, जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितना जनसंख्या होगा कि ग्राम पंचायत पे गठन किया जाएगा? तो वो है 7000। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 1975 में भैया आपातकाल की घोषणा किसने किया था? तो ये किए थे किसने? इंदिरा गांधी ने। किसने किया था भाई? इंदिरा गांधी ने किए थे। और 1975 की अगर मैं बात करूं तो 1975 में जो पीएम थी, पीएम साहिबा थी, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और उस समय की अगर मैं बात करूं तो सभी राज्य में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राज्य जो था भूखमरी में मर रहा था। भूखमरी और बेरोजगारी था, उस समय रोजगारी था। तो ये क्रांति जो शुरू होता है 1975 में ही शुरू होता है और ये शुरू होता है बिहार छात्र आंदोलन से। बिहार छात्र आंदोलन से जो है ये क्रांति जो है शुरू होती है। ओके, और इसके नेता भी तो होना चाहिए। आंदोलन तो शुरू हो गया, ये धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा। इसके जो नेता थे भाई, इसके जो नेता थे कौन थे? वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जो थे इसके नेता थे। और जयप्रकाश नारायण सभी पब्लिक को बोला कि सरकार को हटाना, इंदिरा हटाओ और देश बचाओ भाई। तो ये चीजें नारा दिए थे। और उसी में जयप्रकाश नारायण ने एक और नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का। उसने क्या किया? ये जो है सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया अगर पूछ दे तो भाई आप लोग को बताना है कौन? जयप्रकाश नारायण ने। ये जो थे मुकदमा दायर कर दिए थे किस पे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी पे, और उनको इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। आगे की कहानी अगर हमें बोलने लगे तो पूरा इसका इतिहास बता सकते हैं, बट अभी नहीं, थोड़ा स्पीड में इसको निकालना भी होगा ना। अध्याय पढ़ा है उसमें देख लेना है। भाई बताओ कि पूरे जिले का प्रशासन कौन होता है? कौन करता है? पूरे जिला में जो प्रशासन है उनको कौन देख करता है? तो यहाँ पे आप सरपंच तो अपने गांव के लिए है, यहाँ महापौर नगर निगम वाले हैं, ठीक है, सत्र न्यायाधीश ये न्याय करने वाले हैं। तो यहाँ पे सर डीएम कलेक्टर तो कुछ है नहीं, तो जिला दंडाधिकारी हो जाएगा, ठीक है, दंडाधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कहां तक पहुंचे भाई? हाँ चलो भाई 54 नंबर पे आए हैं। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? भैया नेपाल में जो था राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र जो था वो था वो राज कर ही रहे थे, उनके शासन काल में ही लोकतांत्रिक देश बन गया था नेपाल। लेकिन होता क्या, राजा ज्ञानेंद्र को, वीरेंद्र को राजा ज्ञानेंद्र जो है मार देता है। लेकिन उस समय वो सिर्फ राजा
नाम के थे, लेकिन बाकी जो था चुनावी प्रक्रिया के बाद जो सत्ता में आते हैं निर्वाचक वगैरह, उन्हीं का चल रहा था। लेकिन राजा वीरेंद्र जब आते हैं, ज्ञानेंद्र आते हैं, उसको वो टपका देते हैं, मार देते हैं, फिर से वहां पे क्या हो जाता है, उसी का शासन चलने लगता है। तो इसलिए वापसी करवाया गया था 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, जल आपूर्ति की निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ? जल के लिए कहां पे जन आंदोलन किया गया था? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बोले बोलीविया में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ये जो था विंग और टोरी नामक एक राजनीतिक दल, दो राजनीतिक दल था, और ये सबसे पहला दल है, राजनीतिक पार्टी का जो दल है सबसे पहला दल है। ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था। आई होप डेट्स ये क्लियर हो गया ना। आइए 57 नंबर, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार था कब प्राप्त हुआ? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो फटाफट से 57 नंबर का। ओके, चलो भाई, इंग्लैंड में जो है महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। पढ़े लिखे लोग को जो था, पढ़े लिखे ही लोग वोट दे सकते हैं, मूर्ख लोग को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। अमीर को वोट देने का अधिकार था, गरीब को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो 1918 में जो है प्राप्त हुआ था। अब देखो 58 में है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो देखो यहाँ पे जो ये तीनों हो जाएगा, दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान के सर्वोच्च, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो 75 वार्ड हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुए थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 61 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 61 नंबर का जल्दी से आप लोग बताइए, थोड़ा सोचिए, माइंड पे प्रेशर कीजिए, दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है, जल्दी से जल्दी से दीजिए। चलो भाई, नहीं दे रहे हैं आप लोग, कमेंट करना है। देखो 1952 ईस्वी में, और जो हम लोग का देश आजाद हुआ था बच्चा कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था। 26 जन 1950 ईस्वी को हमारे देश के नाम जो है क्या लिखा गया था? संविधान लिखा गया था। संविधान में क्या लिखा गया था? कानून और नियम लिखा गया था। ठीक है, और इनके लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये जो था राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 62 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संख्या द्वारा की जाती है? किस संस्था द्वारा की जाती है? मैंने आप लोग को बताया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बताया था ना जी, केंद्रीय सांख्यिकी गठन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। यहाँ पे देखो, ये प्रश्न में बच्चा अच्छे से फंस जाइएगा, कहिएगा कैसे सर? y = c प्लस आई का में आई क्या है? तो आई जो है आई फॉर इनकम। ठीक है, आई फॉर इनकम। ओके, तो आई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। चलिए, कह रहा है 64 नंबर, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है? शुद्ध उत्पाद में शामिल नहीं है। मूल्यह्रास, जहां पे मूल्य जो है किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सामान में अगर मूल्य नहीं दिया जाए तो वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो बच्चा सबसे पहले ये समझो, प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृषि क्षेत्र बोला जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें उद्योग वगैरह आते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है बच्चा? सेवा क्षेत्र बोला जाता है। इससे ज्यादा जो है पैसा बचत होता है, सरकार को भी बेनिफिट होता है, इसमें ज्यादा लोग काम भी करते हैं। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया गया? तो जैसे हो गया आपका मत्स्य पालन। ठीक है, अगर पूछ दे मत्स्य पालन, खेती, मुर्गी पालन, जो भी रहे, मुर्गी पालन मतलब जितने भी चीज है ना जो प्राकृतिक रूप से हो, वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। तो खनन जो है किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग।
कह रहा है 66 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाएगा? लोगों का कल्याण किस अर्थव्यवस्था में होगा? अगर मैं बात करूं भारत का, तो भारत में क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब यहां पे बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है सर? तो भाई समझ लो ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वहां पे हर चीज जो होगा एक किसी एक व्यक्ति के अधीन होगा या एक व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, ठीक है, एक निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इस पे जो है सभी चीजों पे सरकार का स्वामित्व होता है, इस पे किसी एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं, अपने भाषा में, तो ये हो गया प्राइवेट और ये हो गया सरकारी। सरकारी और प्राइवेट कहाँ है? अपने भारत में है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यहां पे जन कल्याण हो रहा है, तो जी बिल्कुल हो रहा है, तो राइट आंसर सी कर देंगे। आइए अगला प्रश्न है 67 नंबर, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? जो पूंजी हम लोग कमाते हैं, इनकम जो हम लोग का होता है, तो उसमें हम लोग खाना पीना खा के जो 2 रुपया बच जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। पारिश्रमिक क्या है? तो लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, इसमें 68 नंबर, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत वित्त का स्रोत है 68 नंबर का, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से। तो यह हो जाएगा आप लोग का भैया सहकारी बैंक। का है दिमाग लगा रहे, जल्दी से खींच ही देते हैं आप लोग का। देखिए 69 में है कि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करती है? जो भारतीय पूंजी बाजार जो होता है ना बच्चा, वो दीर्घकालीन लोन समझते हैं ना, लोन पे बाइक लिए, घोड़ा लिए, जो भी लेना है ले सकते हैं। तो ये दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए जो है लोन देती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 70 नंबर की, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त आपूर्ति कौन करता है? ग्रामीण विकास के लिए, तो नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? नाबार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए, कह रहा 71 नंबर में, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से आप लोग को बताना है। चलिए बताइए, तो आशा में है कि जल्दी जल्दी सर बता दीजिए। चलो भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1904 मतलब 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा, जो विकसित देश होता है उसका कार्य का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो मैंने आप लोग को बताया था ना, सेवा क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, 73 नंबर, भाई 73 नंबर आगे, ठीक है ना, 72 हो गया, 73 पे आ जाओ। हाँ, तो भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था बताइए। अच्छा ये होगा, नहीं होगा, जल्दी से बताना है। अरे बाप रे, चलो ठीक है यही होगा भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नाक थोड़ा जाम हो जाता है सर्दी की वजह से, इसलिए हमें रुकना पड़ता, नहीं तो खींच देते। चलो भाई, यहाँ पे देखो, कृषि उत्पादों के परमागन के लिए मतलब वो सही है, अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है, परमागन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो भाई ISI मार्का जो होता है विद्युत उपकरण में ज्यादा होता है, विद्युत उपकरण, खिलौना हो गया, इस सब चीज पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात हम लिख दिए यहाँ पे विद्युत उपकरण। एग मार्क जो होता है वो कृषि के लिए होता है बच्चा, किसके लिए? कृषि के लिए होता है। हॉल मार्क जो होता है ज्वेलरी वगैरह के लिए होता है, सोना चांदी के लिए होता है। यहाँ पे फंसना नहीं, इनमें से सभी मार नहीं देना है, ठीक है। एग मार्क लिखना है, राइट आंसर एग मार्क। देखिएगा जब खाद बीज लेने के लिए जाइएगा ना, यूरिया DAP पोटास वगैरह सब लेने के लिए, उस पर गोल से ना हरा सा बना देता है। चलो भाई 75, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? भोजन वो चाहिए मानव को, स्वास्थ्य सही होना चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, तो इनमें से सभी मार दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए 76 नंबर, जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो 1989 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 77 नंबर, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास का सूचकांक कब शुरू किया गया था? जल्दी से बताना है, मानव विकास सूचकांक कब तैयार किया गया था? ओके
चलो 1990 ईस्वी में किया गया था। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 78 नंबर, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो मैंने आप लोग को बताया था वानिकी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, मछली पालन, पशुपालन। तो ये जो है विनिर्माण जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न को पढ़ना है, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 79 नंबर में, इनमें से क्या आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की समस्या का हल करता है? दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी, सभी वस्तु, वस्तु मुद्रा और मुद्रा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। 80 नंबर प्रश्नों को करते हैं। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? डेट मीन्स कॉमर्शियल बैंक नहीं है। तो सब जो है कॉमर्शियल बैंक होते हैं, सिर्फ आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक नहीं होता है। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक, और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और आप लोग से एक लास्ट जो है, 80 नंबर तक तो हो ही गया, ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता ही दिए ना। आप लोग से एक लास्ट प्रश्न हम आपसे करेंगे कि भैया बताइए कि इसका स्थापना कब हुआ। जो बच्चा यहां तक देखे होंगे वो बताएंगे, और इसका स्थापना कब हुआ। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करना कि इसका स्थापना कब हुआ। दोनों का, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों का स्थापना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो वही आप लोग का जो था पूरा का पूरा 80 ऑब्जेक्टिव जो है मैंने कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी और भी सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर है मैं हल कर दूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना होगा, तभी जाके आगे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल कर लेना। बाकी मिलते हैं कि नई वीडियो को लेके, और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना इसका सब्जेक्टिव अगर चाहिए कि सर सब्जेक्टिव भी बता दीजिए, तो हम भी फटाक से बता ही देंगे, टेंशन की बात नहीं है। बाकी मिलते हैं कि नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।